जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान कला एंड संस्कृति कक्षा 10th की ये बुक है। कक्षा 10th की आरबीएससी की बुक है जिसमें अध्याय 9 है। अध्याय का नाम है राजस्थानी भाषा और साहित्य, जो कि यानी कि हर भर्ती परीक्षा में यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो सर्वप्रथम अपन पढ़ेंगे राजस्थानी भाषा और बोलियां। राजस्थानी भाषा और बोली। राजस्थानी भाषा और बोलियां। राजस्थानी भाषा से तात्पर्य राजस्थान के लोगों की मातृभाषा, यानी राजस्थान के लोगों द्वारा जो बोली जाती है यहाँ की मातृभाषा, वो राजस्थानी भाषा है। राजस्थानी भाषा के इतिहास पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि विक्रम संवत 835 यानी 913 ईस्वी सन की बात करें तो 913 ईस्वी में उद्योतन सूरी द्वारा लिखित कुवलयमाला में वर्णित 18 देशी भाषाओं में मरु भाषा को भी सम्मिलित किया गया है। मरु भाषा कौन सी थी? जो पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती थी, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, बाड़मेर, इधर जो बोली जाती थी वो मरु भाषा। और इस मरु भाषा का प्रयोग यानी कि उद्योतन सूरी द्वारा जो लिखा ग्रंथ है कुवलयमाला, उसमें 18 देशी भाषाओं में से एक मरु भाषा का भी उल्लेख मिलता है। और इस बात को ध्यान में रखेंगे, उद्योतन सूरी है वो वत्सराज का दरबारी कवि था। किसका? वत्सराज प्रतिहार का दरबारी कवि था। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। जो पश्चिमी राजस्थान की भाषा थी, यानी कि जो मरु भाषा थी वो पश्चिमी राजस्थान की भाषा थी। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन ने 1912 ईस्वी में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया। जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन ने 1912 में, कब? 1912 में इसने एक ग्रंथ लिखा था लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इसमें राजस्थानी भाषा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। जो इस प्रदेश में प्रचलित विभिन्न भाषाओं का सामूहिक नाम था। राजस्थान प्रदेश की भाषा के लिए यही नाम अब प्रचलित हो चुका है। मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती, हाड़ौती आदि सब इसकी विभिन्न बोलियां अथवा उपबोलियां हैं। अब राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति एवं विकास। राजस्थानी भाषा पर 10वीं सदी तक पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में बोली जाने वाली अपभ्रंश का अत्यधिक प्रभाव था। यानी राजस्थानी भाषा पर 10वीं शताब्दी में पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में बोली जाने वाली अपभ्रंश का अत्यधिक प्रभाव रहा है। हालांकि राजस्थानी का उद्भव लगभग ईसा की 11वीं-12वीं शताब्दी में हुआ माना जाता है, परंतु 16वीं सदी के बाद राजस्थानी भाषा का विकास एक स्वतंत्र भाषा के रूप में होने लगा था। कब? 16वीं सदी में राजस्थानी भाषा का विकास स्वतंत्र रूप से होने लगा था। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि 16वीं सदी में राजस्थानी भाषा का विकास स्वतंत्र रूप में हो चुका था, यानी कि होने लगा था। राजस्थानी भाषा के विकास के क्रम में यह कहा जा सकता है कि समस्त भारतीय भाषाओं की जननी वैदिक संस्कृत रही है। यानी कि सभी भारतीय भाषाओं की जननी कौन सी रही है? वैदिक संस्कृत रही है। और हिंदी की भी, यानी कि जो हिंदी की जो माँ रही है वो संस्कृत है। यानी कि हिंदी की जो माता है वो कौन है? संस्कृत। और संस्कृत से ही अन्य भाषाओं का उदय हुआ है, जो अपनी भाषाई जटिलता के फलस्वरूप लौकिक संस्कृत में परिवर्तित हुई थी। यानी कि संस्कृत भाषा 2 भागों में विभक्त होती है। एक थी वैदिक संस्कृत, एक थी लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत वो थी जो लोगों द्वारा आम बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होती थी। वैदिक संस्कृत वो थी जो आचार्य लोग जो थे वो गुरुकुलों में यानी कि शिक्षा देते थे, वेदों का अध्ययन करवाते थे, वो थी वैदिक संस्कृत। तो लौकिक संस्कृत में फिर ये परिवर्तित हुई, यानी लोगों द्वारा बोली जाने लगी। लौकिक संस्कृत में जब दुहरता आने लगी तो उसका स्थान पाली भाषा ने ले लिया। फिर लौकिक संस्कृत में भी थोड़ा यानी कि कठिनता जब लोगों को महसूस होने लगी तो फिर उसके स्थान पर यह पाली भाषा में परिवर्तित हो गई। यानी कि फिर पाली भाषा ने स्थान ले लिया। और पाली भी जब लोगों से अलग होने लगी तब उसका स्थान प्राकृत ने ले लिया। यानी वैदिक संस्कृत के बाद में आई लौकिक संस्कृत। फिर लौकिक संस्कृत के बाद में जब इसमें जटिलता लोगों ने महसूस की तो पाली भाषा को अपनाया। फिर पाली के बाद में यह प्राकृत रूप में
और प्राकृत के बाद में ये अपभ्रंश में और फिर अपभ्रंश के बाद में शोरसेनी में और फिर इसका उदय होता है। जैसा कि माना जाता है कि भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है। प्राकृत भी जब कठिन लगने लगी तो अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ, जो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में सामने आने लगी। राजस्थानी भाषा का विकास भी इन्हीं अपभ्रंश भाषाओं से हुआ है। राजस्थानी भाषा के विकास के संबंध में 3 अपभ्रंश भाषाओं का उल्लेख किया जाता है तथा प्रत्येक विद्वान अपने मत अनुसार अपभ्रंश का उल्लेख करता है, जिसमें शोरसेनी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश तथा मरु गुजरी अपभ्रंश का उल्लेख किया जाता है। कि यानी कि अनेकों विद्वान हैं, उनका कहना है, कुछ विद्वान कहते हैं कि शोरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी का उदय हुआ, कुछ विद्वान कहते हैं कि नागर अपभ्रंश से राजस्थानी का विकास हुआ राजस्थानी भाषा का, और कुछ कहते हैं कि मरु गुजरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है। इसमें भी अपन बात करें तो यानी कि शोरसेनी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश और मरु गुजरी अपभ्रंश का उल्लेख किया जाता है कि इनसे राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है। अलग अलग विद्वान ऐसा मानते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि शोरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी का विकास हुआ, कुछ विद्वान कहते हैं कि नागर अपभ्रंश से राजस्थानी का विकास हुआ, कुछ कहते हैं कि मरु गुजरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का विकास हुआ। इसमें से मरु गुजरी अपभ्रंश का मत अधिक उचित लगता है, लेकिन ज्यादातर विद्वान ये कहते हैं कि मरु गुजरी अपभ्रंश से ही राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है, क्योंकि मरु गुजरी अपभ्रंश से ही मरु भाषा राजस्थानी तथा गुजरी से गुजराती भाषा का विकास हुआ है। क्योंकि मरु गुजरी अपभ्रंश से मरु भाषा राजस्थानी का और गुजरी से यदि इसका अर्थ लगाएं तो गुजराती भाषा का विकास हुआ है। यह विभाजन भौगोलिक दृष्टि से समीचीन प्रतीत होता है। भाषा की व्याकरणिक विशेषताओं को देखें तो यह ज्ञात होता है कि राजस्थानी और गुजराती में अनेक समानताएं देखने को मिलती हैं। अनेक समानताएं हैं किसमें? राजस्थानी और गुजराती में। इसलिए ज़्यादातर विद्वान क्या कहते हैं कि मरु गुजरी से ही राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है। क्षेत्रीय बोलियां। डॉक्टर गियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को 5 भागों में वर्गीकृत किया है। यानी कि जो डॉक्टर गियर्सन हुए हैं, जिन्होंने राजस्थानी भाषा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था 1912 में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया अपने ग्रंथ में, तो वो राजस्थानी बोलियों को 5 रूपों में, 5 मुख्य वर्गों में बांटते हैं। किंतु मुख्य रूप से राजस्थानी की बोलियों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। लेकिन बात करें तो राजस्थानी भाषा की जो बोलियां हैं उनको मुख्य रूप से 2 ही वर्गों में बांटा जा सकता है। एक तो होगी पश्चिमी राजस्थानी, जिसमें आ जाएगी मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावाटी। कौन कौन सी आएगी पश्चिमी राजस्थानी में? मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावाटी आती हैं। आगे अपन बात करें, दूसरी है अपनी पूर्वी राजस्थानी। और पूर्वी राजस्थानी में कौन कौन सी आएंगी? पूर्वी राजस्थानी के अंतर्गत आती है ढूंढाड़ी, हाड़ौती। पूर्वी राजस्थानी के अंतर्गत आएगी ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती और अहीरवाटी यानी राठी, जो यानी कि अलवर और भरतपुर क्षेत्र में बोली जाती है। तो पूर्वी राजस्थानी में ढूंढाड़ी जयपुर में बोली जाती है, हाड़ौती प्रदेश में बोली जाती है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में, मेवाती और फिर अहीरवाटी यानी अलवर भरतपुर में बोली जाती है। इसे राठी भी बोलते हैं। राजस्थानी की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं? सर्वप्रथम अपन पढ़ने वाले हैं मारवाड़ी। राजस्थान के इतिहास और भौगोलिक क्षेत्र में मारवाड़ का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मारवाड़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्र बहुत विस्तृत रहा है और इस क्षेत्र की बोली को मारवाड़ी का नाम दिया गया है। मारवाड़ क्षेत्र कौन सा था? जो जोधपुर का जो क्षेत्र था वो मारवाड़ के रूप में जाना जाता था, और वहाँ की जो बोली थी, क्षेत्रीय बोली, उसको मारवाड़ी बोली के नाम से जाना गया। यही कारण है कि राजस्थानी बोलियों में मारवाड़ी बहुत महत्वपूर्ण है और साहित्य सृजन भी अपेक्षाकृत अधिक हुआ है। मारवाड़ी बोली में साहित्य भी बहुत ज़्यादा लिखा गया है। यही कारण है कि इसे कहीं कहीं राजस्थानी का पर्याय भी माना जाता रहा। प्राचीन मारवाड़ राज्य राजस्थान की पश्चिमी सीमा से जुड़ा रहा है, इसलिए मारवाड़ी को पश्चिमी राजस्थान से जोड़ा गया। आज इस बोली के क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? जोधपुर, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली तथा शेखावाटी का कुछ क्षेत्र इससे संबंध रहा है। थली और गोडवाड़ी बोलियां इसकी उपबोलियां हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थली और गोडवाड़ी बोलियां किसकी उपबोलियां हैं? तो वो मारवाड़ी की उपबोलियां हैं।
मारवाड़ी कहाँ कहाँ बोली जाती है? जोधपुर में, बीकानेर में, नागौर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में, पाली में और शेखावाटी का जो क्षेत्र है वहाँ मारवाड़ी बोली बोली जाती है। और थल्ली और गोडवाड़ी जो बोलियाँ हैं वो किसकी उपबोलियाँ हैं? वो मारवाड़ी की उपबोलियाँ हैं। कौन सी? थल्ली और गोडवाड़ी किसकी उपबोलियाँ हैं? मारवाड़ी की उपबोलियाँ हैं। अब पढ़ेंगे मेवाड़ी। मेवाड़ी मेवाड़ी कहाँ बोली जाती है? मेवाड़ प्रदेश। मेवाड़ प्रदेश कौन सा रहा? उदयपुर। उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, ये जो क्षेत्र रहा है वहाँ मेवाड़ी बोली बोली जाती है। मेवाड़ी। राजस्थान में मेवाड़ राज्य का क्षेत्र मेवाड़ी का क्षेत्र रहा है। साहित्य परंपरा की दृष्टि से देखें तो मारवाड़ी के पश्चात मेवाड़ क्षेत्र में साहित्य लेखन हुआ है। सर्वाधिक साहित्य लेखन हुआ है मारवाड़ी से। और फिर अपन बात करें तो मेवाड़ क्षेत्र में जो बोली जाती है मेवाड़ी, उससे साहित्य सृजन यानी कि उससे साहित्य दूसरे नंबर पर लिखा गया है। फर्स्ट नंबर पूछा जाए कि सर्वाधिक साहित्य सृजन किस से बोली से हुआ है, तो मारवाड़ी से। और सेकंड जो स्थान आता है वो मेवाड़ी का आता है। आधुनिक राजस्थान में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा का क्षेत्र मेवाड़ी बोली का क्षेत्र कहा जा सकता है। यानी कि आधुनिक राजस्थान में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा का जो क्षेत्र है वो मेवाड़ी बोली का क्षेत्र कहा जा सकता है। मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्रों में बोली जाने वाली मेवाड़ी को पर्वती मेवाड़ी तथा मैदानी क्षेत्रों में बोली जाने वाली मेवाड़ी को मैदानी मेवाड़ी कहा जाता है। और वहाँ यानी कि मेवाड़ में पर्वत ज़्यादा है तो पहाड़ी क्षेत्र पर जो लोग रहते हैं, निवास करते हैं, वो उनकी जो बोली है मेवाड़ी उसको पर्वती मेवाड़ी कहा जाता है। और जो मैदानी भागों के लोग जो निवास करते हैं मैदानों में, वहाँ जो यानी कि बोली बोलते हैं वो मैदानी मेवाड़ी के नाम से जानी जाती है। अगली आती है ढूंढाड़ी। अगली बोली कौन सी है? ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ प्रदेश कौन सा रहा है? जयपुर। जयपुर का जो इर्द गिर्द है यानी कि जो क्षेत्र है वो ढूंढाड़ प्रदेश के रूप में जाना गया है। ढूंढाड़ी। राजस्थान में प्राचीन ढूंढाड़ प्रदेश जिसका संबंध आमेर राज्य से रहा है। आमेर कहाँ है? जयपुर में। उस क्षेत्र की बोली को ढूंढाड़ बोली कहा गया है। इस बोली की सबसे बड़ी विशेषता है 6 शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी कांच है, जावच है। तो ये जोधपुर के लोग हैं, ये 6 का प्रयोग सॉरी जयपुर के जो ज़्यादातर जो लोग हैं यहाँ की बोली है उसमें 6 का प्रयोग, 6 का शब्द का प्रयोग करते हैं, वो ढूंढाड़ी बोली है। इस शब्द का प्रयोग गुजराती के प्रभाव को इंगित करता है। आधुनिक राजस्थान में जयपुर, दौसा, बगरू, दुदू का क्षेत्र ढूंढाड़ी का क्षेत्र कहा जा सकता है। यानी कि आधुनिक राजस्थान में जयपुर है, दौसा है, बगरू है, दुदू है, यहाँ के जो लोगों द्वारा बोली जाती है वो ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। तोरावाटी, राजावाटी और नागरचाल आदि इसकी उपबोलियां हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तोरावाटी, राजावाटी और नागरचाल किसकी उपबोलियां हैं, तो वो ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं। कौन कौन सी? एक तो याद रखेंगे तोरावाटी, तोरावाटी, दूसरी आती है राजावाटी, राजावाटी, और तीसरी आती है नागरचोल, नागरचोल। यानी कि ये जो उपबोलियां हैं ये किसकी उपबोलियां हैं? ये ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं। कौन सी? तोरावाटी, राजावाटी और नागरचोल, ये किसकी उपबोलियां हैं? ये ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं। अगली बोली आती है हाड़ौती। और हाड़ौती प्रदेश कौन सा रहा है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। हाड़ौती बोली। अब पढ़ेंगे हाड़ौती बोली को। हाड़ौती। हाड़ा राजपूतों के राज्य से संबंधित क्षेत्र में जो बोली बोली जाती थी वो हाड़ौती बोली बोली जाती थी। हाड़ा राजपूतों के राज्य से संबंधित क्षेत्र को हाड़ौती बोली का क्षेत्र माना गया है। इस बोली में भी ढूंढाड़ की तरह 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी हाड़ौती बोली में भी 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है। आज कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का क्षेत्र हाड़ौती बोली का क्षेत्र कहा जाता है। आप सभी जानते हैं इसके बारे में कि हाड़ौती प्रदेश कौन सा है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। और यहाँ ये बोली बोली जाती है। ये भी 6 शब्द का प्रयोग करते हैं। ढूंढाड़ी बोली में और हाड़ौती बोली में 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है। मेवाती। अगली बोली आती है मेवाती। मेव जाति का आधिक्य होने से अलवर भरतपुर के क्षेत्र में मेवात, अलवर भरतपुर क्षेत्र को मेवात क्षेत्र कहा गया है। इस क्षेत्र में बोली जो बोली जाती है वो मेवाती कही जाती है। इसका क्षेत्र राजस्थान के आसपास हरियाणा के क्षेत्रों को भी स्पष्ट करता है। भरतपुर के आसपास के क्षेत्रों में इस बोली पर ब्रज भाषा का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से देखा
जा सकता है। किस बोली पर ब्रजभाषा का प्रभाव देखा जा सकता है? तो मेवाती बोली पर देखा जा सकता है। कहाँ? भरतपुर में। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और मेवाती बोली कहाँ बोली जाती है? एक तो अलवर में और दूसरा भरतपुर में, यानी अलवर भरतपुर में मेवाती बोली बोली जाती है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगली आती है वागड़ी। अगली बोली कौन सी है? वागड़ी। वागड़ी राजस्थान के वागड़ क्षेत्र में बोली को वागड़ी का नाम दिया गया है। यह बोली बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती है। इस बोली पर गुजराती भाषा का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यानी कि गुजराती भाषा का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जाता है तो वो वागड़ी बोली पर देखा जाता है। वागड़ प्रदेश कौन सा रहा है? एक तो डूंगरपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये वागड़ प्रदेश रहा है। और यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा जो बोली बोली जाती है वो कौन सी है? वागड़ी बोली। अगली बोली आती है मालवी। और मालवी बोली कहाँ बोली जाती है? यानी कि मध्य प्रदेश के आसपास राजस्थान के जो जिले सीमा बनाते हैं वहाँ ये बोली बोली जाती है, मालवी। मालवी प्राचीन मालवा प्रदेश का राजस्थान प्रदेश से बहुत गहरा संबंध रहा है, इसलिए मालवा प्रदेश से जुड़े राजस्थान के क्षेत्रों पर मालवी बोली का भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है, जिसका अंतर करना बहुत कठिन है। इसलिए मालवी को ही राजस्थान की भी बोली स्वीकार किया गया है। राजस्थान के प्रतापगढ़ का क्षेत्र इस बोली का क्षेत्र है। मालवी बोली मुख्यतः राजस्थान में प्रतापगढ़ में बोली जाती है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। प्रतापगढ़ में मुख्यतः मालवी बोली बोली जाती है। मध्य प्रदेश का रतलाम, झाबुआ आदि का क्षेत्र इस बोली का क्षेत्र रहा है। रागड़ी और निमाड़ी इस बोली की उपबोलियां हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रागड़ी और निमाड़ी किसकी उपबोलियां हैं? निमाड़ी किसकी उपबोलियां हैं? तो ये बोलियां उपबोलियां हैं। रागड़ी और निमाड़ी किसकी उपबोलियां हैं? मालवी की उपबोलियां हैं। अगली आती है शेखावाटी। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। रागड़ी और निमाड़ी किसकी उपबोलियां हैं? मालवी की उपबोलियां हैं। मालवी बोली कहाँ बोली जाती है? राजस्थान में बात करें तो प्रतापगढ़ में मुख्यतः बोली जाती है। मध्य प्रदेश का रतलाम और झाबुआ जो जिला है यहाँ ये बोली बोली जाती है। अगली बोली आती है शेखावाटी। और शेखावाटी प्रदेश कौन सा है? चूरू, झुंझुनू, चूरू, झुंझुनू और सीकर। राव शेखा के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का क्षेत्र शेखावाटी कहलाया है। इसी क्षेत्र की बोली को शेखावाटी कहा गया है। आज चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ तथा गंगानगर तक का क्षेत्र इस बोली का क्षेत्र कहा जा सकता है। यानी कि चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और गंगानगर में जो बोली बोली जाती है वो मुख्य तौर पर शेखावाटी बोली बोली जाती है। अगली बोली आती है भिल्ली और अन्य पहाड़ी बोलियां। भिल्ली बोली और पहाड़ी बोलियां। अगली जो बोली है वो है भिल्ली और अन्य पहाड़ी बोलियां। राजस्थान के आदिवासी जनजाति का बहुत बड़ा जनसमूह है, आज भी पहाड़ी क्षेत्रों में रहता है, जो कि कबीला संस्कृति को लिए हुए है। इस प्रकार की जनजाति में भील, मीणा, ग्रासिया आदि प्रमुख हैं। इसमें भीलों का क्षेत्र व्यापक है, अतः इनकी बोलियों में भिल्ली बोली प्रमुख रही है। इसके साथ साथ अन्य जनजातियों की बोलियों को भी पहाड़ी बोलियों के अंतर्गत स्वीकार किया गया है। लेकिन जिन जिन क्षेत्रों में ये जातियां निवास करती हैं उन क्षेत्रों की बोलियों का भी इन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भाषा का निर्माण उपभाषाओं अर्थात बोलियों द्वारा ही होता है। इस रूप में यह भी निश्चित है कि राजस्थानी बोलियों से ही राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है। आगे अपन पढ़ेंगे राजस्थानी साहित्य। राजस्थानी साहित्य पढ़ेंगे। राजस्थानी साहित्य का इतिहास एवं परंपरा। राजस्थानी साहित्य का प्रारंभ साहित्य में अभिलेखीय सामग्री के रूप में मिलता है, जिसमें शिलालेखों, अभिलेखों, सिक्कों तथा मुहरों में जो साहित्य उत्कीर्ण है। यानी कि राजस्थानी साहित्य हमें कहाँ देखने को मिला? सर्वप्रथम जो शिलालेख हैं वहाँ, अभिलेखों में, सिक्कों में और मुहरों में जो साहित्य उत्कीर्ण हमें लिखा हुआ जो मिला है पत्थरों पर खुदाई करके, उस साहित्य को अभिलेखीय साहित्य कहा जा सकता है, जो अभिलेखों के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। यद्यपि यह सामग्री
अत्यल्प मात्रा में उपलब्ध होती है, यानी कि बहुत कम मात्रा में ये सामग्री देखने को मिली कि साहित्य सृजन है वो शिलालेखों पर, अभिलेखों पर, सिक्कों पर और मोहरों पर देखने को मिला। तो ये सामग्री बहुत कम मात्रा में देखने को मिली थी। लेकिन जितनी भी सामग्री उपलब्ध होती है उसका साहित्य एवं ऐतिहासिक महत्व है। राजस्थानी साहित्य में लिखित साहित्य वाणी निष्ठता की विशेषता को लिए रहा है, जिसे लोक साहित्य कहा गया है। यह साहित्य लोक के अनुभव का अक्षय भंडार रहा, जहाँ विविध विधाओं में साहित्य हमें श्रवण परंपरा से प्राप्त होता रहा। राजस्थानी साहित्य की इतिहास परंपरा को निम्न रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो राजस्थानी इतिहास राजस्थानी साहित्य परंपरा यानी राजस्थानी साहित्य की इतिहास परंपरा को देखा जाए तो एक तरफ कालप्रक और दूसरी तरफ अपन बात करते हैं। एक तरफ देखें तो काल विभाजन किस प्रकार रहा साहित्य इतिहास, यानी कि राजस्थानी साहित्य का कालप्रक, परवर्ती परक और कालक्रम। पहले प्राचीन काल का परवर्ती जो नाम परक था वो था वीरगाथा काल, जो कि 1050 से लेकर यानी कि 1450 ईस्वी तक रहा था। दूसरा आता है पूर्व मध्यकाल, जिसका नाम था भक्ति काल, जो 1450 से लेकर 1650 ईस्वी तक रहा। तीसरा आता है उत्तर मध्यकाल यानी श्रृंगार काल, रीतिकाल या नीतिपरक काल, ये रहा 1650 से लेकर 1850 ईस्वी तक। और आधुनिक काल यानी विविध विषयों एवं विधाओं से युक्त ये 1850 ईस्वी के यानी कि 1850 ईस्वी से लेकर आज तक। अद्यतन का अर्थ होता है आज तक। सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा का उदय होता है प्राचीन काल से। प्राचीन काल को नाम दिया गया है वीरगाथा काल, जिसमें वीरों द्वारा, जैसे चंद्रबरदाई का ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, इस प्रकार के ग्रंथ लिखे गए जिसमें वीर रस प्रधानतः वीर रस को महत्व दिया गया। और इसका जो समय माना गया वो 1050 ईस्वी से लेकर 1450 ईस्वी तक माना गया। दूसरा था पूर्व मध्यकाल, इसको नाम दिया गया भक्ति काल। और भक्ति काल में उदय किसका होता है? कबीर का, तुलसीदास का, मीरा का। और इन्होंने जो साहित्य सृजन लिखा राजस्थानी भाषा में वो 1450 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी का समय माना गया भक्ति काल, जिसे पूर्व मध्यकाल कहा जाता था। फिर उत्तर मध्यकाल का नाम आता है श्रृंगार काल। इसका समय 1650 से लेकर 1850 रहा। और आधुनिक काल जो अब तक चला रहा 1850 से अब तक। आगे अपन बात करें तो प्राचीन काल यानी वीर गाथा काल, जो 1050 से लेकर 1550 ईस्वी तक रहा था। भारतवर्ष पर निरंतर होने वाले हमले पश्चिमी दिशा से हो रहे थे। इसका अत्यधिक प्रभाव राजस्थान प्रदेश पर पड़ रहा था और यहाँ के शासकों को संघर्ष करना पड़ रहा था। ऐसी परिस्थिति में संघर्ष की भावना को बनाए रखने के लिए तथा समाज में वीर नायकों के आदर्श को प्रस्तुत करने के लिए वीर रसात्मक काव्यों का सृजन किया गया। इस काल में वीरता प्रधान काव्यों की प्रमुखता के कारण ही इस काल को वीर गाथा काल नाम दिया गया। यानी कि पहले क्या होता था, राजा महाराजा आपस में युद्ध करते तो राजाओं में जोश जागृत करने के लिए कवियों का बहुत बड़ा योगदान था। वो जोश जगाते थे। जैसे मैं आपको एक कविता सुनाऊं और एक में आप रोओगे तो एक में यानी कि आप में जोश आएगा। कैसा विस्मयकारी दृश्य देखा होगा उन अल्फ्रेड पार्क के पत्तों ने सहसा आजाद को घेर लिया, फिरंगी कमबख्तों ने पेड़ों के कदमों से झुरमुट के हाथ आई। वो समझ गए चंद्रशेखर के गद्दारों ने अपनी जात दिखाई, और मिटा दूंगा फिरंगियों को आजाद ने कसम खाई और अपनी प्राणों से भी प्यारी पिस्तौल हाथ में उठाई। हौसला था, जज्बा था, आखिरकार हार भी कैसे मान लेता, उसकी रगों में हिंदुस्तानी खून था। तो इस प्रकार यानी कि जोश जगाने वाली कविता बोलते थे। तो वो वीर गाथा काल यानी कि उनमें जोश जगाते थे राजाओं में, ताकि वो युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाया करते थे। जैसे मान लो आप डीजे पे सॉन्ग चल रहा है, एक पे नागिन वाला चल रहा है, तो नागिन जैसे ही आप बन जाते हैं और वैसा ही आप डांस करने लग जाते हैं। तो यानी कि जोश वाला गाना होता है, उसमें जोश जोश भरा डांस होता है। होली के जो धमाल होते हैं उसमें उसी प्रकार का डांस होता है। तो यानी कि जोश भरने में कवियों का बहुत बड़ा योगदान था। और वो समय था वीर गाथा काल, जहाँ राजा महाराजाओं में जोश भरने का कार्य करते थे कौन? कवि। तो उन्होंने जो साहित्य का सृजन किया वो वीर गाथा काल के नाम से जाना गया उस समय को। इस काल की महत्वपूर्ण रचना श्रीधर व्यास की रणमल छंद है। यानी कि वीर गाथा काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? श्रीधर व्यास ने लिखा था कौन सा? रणमल छंद। इस काल में जैन रचनाकारों की रचनाएं भी उल्लेखनीय रही हैं। यानी प्राचीन काल वीरगाथा काल में जैन रचनाकारों की जो रचनाएं हैं वो भी उल्लेखनीय रही हैं। दूसरा आता है पूर्व मध्यकाल भक्ति काल।
कौन सा काल आता है? पूर्व मध्यकाल, जिसको नाम दिया गया भक्ति काल। इसका समय रहा 1450 से लेकर 1650 ईस्वी का जो बीच का जो समय रहा था वो भक्ति काल का समय रहा था। राजस्थान के इतिहास में संघर्ष का लंबा इतिहास रहा तथा इन युद्धों ने धर्म और संस्कृति को व्यापक रूप से प्रभावित किया। संघर्षों के आधार के रूप में साम्राज्य विस्तार के साथ साथ धर्म के प्रचार प्रसार की प्रवृत्ति भी दिखाई दी। ऐसी परिस्थितियों में संघर्ष से मुक्त होने तथा समस्त प्रकार के विभेदों को मिटाने के लिए जन सामान्य भक्ति की ओर प्रवृत्त होने लगा। ऐसे समय में कई संतों और भक्तों ने जन सामान्य को सही राह दिखाई तथा अपनी यानी कि भावनाओं को व्यक्त किया था। यानी कि क्या होता है फिर भक्ति काल के अंतर्गत, यानी कि जो रूढ़िवादी परंपराएं थी उनको मिटाने के लिए तुलसीदास, कबीर, इन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा जो समाज के अंदर बुराइयां थी उनको मिटाने का बहुत प्रयास किया। तो वो था भक्ति काल, जिसमें भक्ति का यानी कि समाज जो कहीं भ्रष्ट हो रहा था, समाज में कुप्रथाएं थी, तो उन सभी को मिटाने के लिए एक भक्ति का ही ऐसा मार्ग था कि लोगों को भक्ति भावना की तरफ मोड़ दिया जाए ताकि समाज में सुधार हो। कलम से समाज के सभी प्रकार के भेदभावों को मिटाने, पहले जाति प्रथा इनका भी बहुत ज़्यादा भेदभाव था, तो उनको मिटाने के लिए इस प्रकार का यानी कि भक्ति की तरफ लोगों का ध्यान भक्ति की तरफ जागृत किया गया। सद समाज की कल्पना को मूर्त रूप प्रदान करने का प्रयास किया गया। इन संतों तथा भक्तों की रचनाओं की अधिकता के कारण इस काल को भक्ति काल नाम दिया गया। इसमें यानी कि ज़्यादातर संत हुए, जैसे कबीर थे, तुलसीदास थे, मीरा थी और अनेकों संत हुए, उन्होंने, इसलिए ये संतों का काल भी कहा जाता है। यानी भक्ति काल को डॉक्टर गियर्सन ने यानी कि श्रवण काल भी कहा था। इसी काल के विभिन्न संतों और उनके द्वारा प्रवृत्त संप्रदायों के लोक में अपनी गहरी पेठ बनाई। इस काल के विभिन्न संतों और उनके द्वारा प्रवृत्त संप्रदायों ने लोक में अपनी गहरी पेठ बनाई और लोगों ने उनके मार्ग का अनुसरण किया। ऐसे संप्रदायों में रामसनेही, दादूपंथ, नाथपंथ, अलखिया संप्रदाय और विष्णुई संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय आदि प्रमुख है। इन संप्रदायों ने नाम स्मरण का महत्व, निर्गुण उपासना पर बल, गुरु की महत्ता पर बल देते हुए जाति व्यवस्था में भेदभाव को मिटाते हुए कहा, जात पात पूछे नहीं कोई हरि के, हरि को भजे सो हरि का होय। यानी कि यहाँ रामानंद जी ने ये श्लोक कहा था कि जात पात पूछे नहीं, हरि को भजे सो हरि का होय। जो हर भगवान को भजेगा यानी भगवान का भजन करेगा वो स्वयं भगवान में ही विलीन होगा, उसी को ही भगवान की प्राप्ति होगी। तो जाति पाति को मिटाने के लिए संतों ने बहुत अच्छा काम किया समाज के अंदर। इसके साथ सगुण भक्त कवियों ने अपने आराध्य देवों की वंदना एवं महिमा गान अपनी रचनाओं के माध्यम से किया। इस प्रकार की रचनाओं में भक्त शिरोमणि मीराबाई के पद, पृथ्वीराज राठौर की वेली किशन रुक्मणी और माधोदास ददवाड़िया की रामरासो और ईश्वरदास की हरिरस और देवयान, ये प्रमुख रचनाएं भाई, इनको ध्यान में रखेंगे। कौन कौन सी भक्ति काल में रचनाएं लिखी गई, यानी कि भक्त मीराबाई के तो पद हैं। पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है वेली किशन रुक्मणी। माधोदास ददवाड़िया की रचना है रामरासो किसकी रचना है? माधोदास ददवाड़िया की। और हरिरस किसकी रचना है? ईश्वरदास की रचना है हरिरस। और देवीयान सयाजी झूला की नागदामन, यानी कि देवयान और सयाजी झूला की नागदामन इस क्रम की प्रमुख रचनाएं हैं। अगला आता है उत्तर मध्यकाल, जिसको नाम दिया गया श्रृंगार काल। उत्तर मध्यकाल जिसको नाम दिया गया श्रृंगार काल। उत्तर मध्यकाल को नाम दिया गया था रीति श्रृंगार काल, यानी कि श्रृंगार काल बोल दो या रीति श्रृंगार काल बोल दो या नीति काल बोल दो। इसका समय 1650 से 1850 ईस्वी का समय रहा। राजस्थानी साहित्य के उत्तर मध्यकाल का साहित्य विविध विषयों से युक्त रहा। इस काल में राजनीतिक दृष्टि से अपेक्षाकृत शांति का काल रहा। शासकों ने अपने राज्य में कलाकारों और साहित्यकारों को संरक्षण प्रदान किया, जिन्होंने साहित्य और कला के विविध आयामों का विकास किया। इस काल में श्रृंगार रीति, काव्य शास्त्रों तथा नीति से संबंधित रचनाएं प्रस्तुत की गई।
लोक में प्रचलित प्रेमाख्यानों को विभिन्न ग्रंथों के रूप में प्रस्तुत किया गया। काव्य शास्त्र से संबंधित रचनाओं में कवि मच्छाराम ने रघुनाथ रूपक प्रस्तुत किया था। तो यानी कि मच्छाराम जो कवि थे उन्होंने रघुनाथ रूपक ग्रंथ लिखा था, संगार काल का ग्रंथ है ये। तथा संबोधन परक नीति कारकों में राजियारा सोरठा और चक्रियारा सोरठा, भेरियारा सोरठा, मोतियारा सोरठा आदि रचनाएं प्रमुख है। अगला आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल आधुनिक काल विविध विषयों एवं विधाओं से युक्त 1850 से अद्यतन यानी आज तक जो काल चला आ रहा है उसको नाम दिया गया आधुनिक काल। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले संग्राम 1857 के पश्चात समाज में नवीन चेतना का संचार हुआ, जिसका व्यापक असर समाज के सभी वर्गों पर पड़ा और साहित्य भी इससे अछूता नहीं रहा। और साहित्य में आधुनिक चेतना का संचार हुआ, जिसे साहित्य में आधुनिक काल का नाम दिया गया। यानी 1857 के बाद का जो समय रहा वो आधुनिक काल के नाम से जाना गया। राजस्थानी साहित्य में चेतना का संकनात मारवाड़ के कविराज बांकीदास और बूंदी के सूर्यमल मिश्र ने किया था। राजस्थानी साहित्य में चेतना का संकनाद मारवाड़ का कविराज बांकीदास था, जो मान सिंह का दरबारी कवि था। बूंदी का सूर्यमल मिश्र जो राम सिंह का दरबारी कवि था, जिनके क्रांतिकारी विचारों से समाज में चेतना जागृत हुई। इस चेतना को आगे की पीढ़ी के साहित्यकारों ने जगाए रखा, जिसका सुखद परिणाम हमारे देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के रूप में प्राप्त हुआ। आधुनिक राजस्थानी की साहित्य की गद्य और पद्य विधाओं में प्रचुर साहित्यिक सामग्री का सृजन हो रहा है और इस साहित्यिक सामग्री के आधार पर राजस्थानी साहित्य की परंपरा अत्यंत सुदृढ़ तथा महत्वपूर्ण रही है। अब राजस्थानी गद्य पद्य की विशिष्ट शैलियाँ कौन कौन सी हैं? सर्वप्रथम अपन पढ़ने वाले हैं खयात को। खयात गद्य पद्य की विशिष्ट शैलियाँ। देशी राज्यों के राजाओं ने अपने सम्मान, सफलताओं और विशेष कार्यों आदि के विवरण के रूप में अपना इतिहास लिखवाकर संचित किया है। यह इतिहास खयात कहलाता है। जैसे दयालदासरी खयात में बीकानेर के राव बिक्काजी से लेकर महाराजा अनूप सिंह तक का इतिहास संचित है यानी लिखा हुआ है। मूणोत नैनसी द्वारा लिखित मूणोत नैनसिरी खयात इस परंपरा की विशिष्ट रचना है।